एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम टू आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट सीरीज, जहां पर हम 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉप जजमेंट्स को एक एक करके अच्छे से आसान भाषा में समझने वाले, ताकि इम्पोर्टेंट चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। तो इस सीरीज का जो पहला इम्पोर्टेंट केस है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, इसे हमने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है, जहां पर हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में जाना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में जाना, और इस मुद्दे से रिलेटेड जो लीडिंग केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, उससे भी अच्छे समझा। आज के इस वीडियो में हम इसी सीरीज का केस 2 डिस्कस करने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साल का हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का, और इस केस में एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट से लेके प्रेसिडेंट हर कोई इन्वॉल्व था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस केस को स्किप करने वाले हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरे केस का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत सिंपल रखा है। तो आप ना बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ये याद रखिएगा कि पूरी मेहनत, ये पूरा हार्डवर्क आप कर रहे हैं आपके लिए, एंड आफ्टर द इनिशियल रेजिस्टेंस इट गेट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। तो स्टार्टिंग में ना हम थोड़ा सा जनरल ट्रिविया जान लेते हैं, थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं, ताकि आगे केस आसानी से समझ में आ जाए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब पार्लियामेंट में उसे प्रेसिडेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर में उसे गवर्नर का असेंट मिल जाए। लेकिन तब क्या होगा जब प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई एक्शन ही ना ले, अपने बिल्स को कोई असेंट ही ना दे, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को डील करता है ये केस। तो उन केसेस में जब प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेते, तब कॉन्स्टिट्यूशन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का रोल आता है, और वो है आर्टिकल 200 और 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल है। सबसे पहले 200 की बात करते हैं, तो ये कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स पास करके गवर्नर को भेजते हैं, तब गवर्नर के पास 3 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो उन बिल्स को वो अपना असेंट दे दे, जिससे कि वो बिल्स एक्ट बन जाएंगे। दूसरा, या तो वो अपना असेंट विदहोल्ड कर ले और फिर से उन बिल्स को स्टेट लेजिस्लेचर को फॉरवर्ड कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि गवर्नर इन बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, उनके रिकंसिडरेशन के लिए। अब अगर गवर्नर ये तीसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए बिल्स को रिजर्व कर लेते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, तब बॉल आर्टिकल 200 से निकल के आर्टिकल 201 में आ जाते हैं। तो और सिंपल है। तो आर्टिकल 201 ये कहता है कि उन केसेस में जब गवर्नर ने बिल्स को रिजर्व कर लिया है प्रेसिडेंट के लिए, तब ना प्रेसिडेंट के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो उन बिल्स को अपना असेंट दे दे, या तो दूसरा, अपना असेंट विदहोल्ड कर ले। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो ऑप्शन 3 है ना, वो बहुत लिमिटेड केसेस में अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल, उन बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जा सकता है जो हाई कोर्ट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं, अंडरमाइन करने की बात करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, लूप होल ये है कि आर्टिकल 200 या 201 कहीं पर भी कोई फिक्स टाइमलाइन या डेडलाइन नहीं सेट करता है कि गवर्नर को या प्रेसिडेंट को कितने टाइम में एक्शन लेना है, और इसी लूप होल के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तमिलनाडु में। चलिए फैक्ट समझते हैं। अब ना हम हर साल ढेरों हेडलाइंस पढ़ते हैं, कई सारे जजमेंट्स को समझते हैं, और इतने सारे डिटेल्स में लॉस्ट हो जाते हैं। बट यू नो व्हाट, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। द सिस्टम इज डिजाइन्ड टू बी कंफ्यूजिंग। इसकी टेक्निकलिटी ही इसके एंट्री बैरियर है, बट इट डज नॉट हैव टू बी लाइक दिस। इंपॉर्टेंट चीजों को समझना इतना मुश्किल, इतना कठिन नहीं होना चाहिए, और इसलिए इस प्रॉब्लम के हमने सॉल्यूशंस डिजाइन किए। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट का कोर्स, जो चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या 5th ईयर के, चाहे आप जुडिशियरी की प्रिपेयर करे हो, क्लैट ले, नेट ले, किसी भी एग्जाम से अगर आप प्रिपेयर करे हो, अगर आपको अपडेटेड रहना है, सारी चीजें एक ही जगह पे अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो यू शुड चेक आउट आवर कोर्स, जिसमें हमने 2018 से लेकर अगले साल तक के 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट, रीसेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स को बहुत ही इजी और अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से कवर किया है। इसमें ना सबसे पहले आपको टेक्स्ट एनालिसिस मिल जाएगा, फिर डिटेल वीडियो एनालिसिस मिलेगा, अगर क्विक रिवीजन चाहिए तो आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए ढेरों एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो वो सारी चीजें जो आपके अपडेटेड रहने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए जरूरी है, वो सारी ही चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। डू चेक इट आउट। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब तमिलनाडु में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, इसे समझते हैं। तो पिछले 4 साल में तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ 12 बिल्स पास किए होते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से डील करते हैं, और इन 12 बिल्स को वो गवर्नर के पास भेज देते हैं असेंट के लिए। अब
TN रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर होते, जो पिछले 2 साल से ऑफिस संभाले हुए थे, उन्होंने एक भी बिल के लिए कोई एक्शन नहीं लिया था और इसी चीज से तंग आते हुए स्टेट गवर्नमेंट जा पहुंचते सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, वैसे ही गवर्नर फटाफट एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने 2 बिल्स को प्रेसिडेंट को भेज दिया, रिजर्व करवा दिया रिकंसिडरेशन के लिए, और बचे हुए 10 बिल्स को फिर से स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर भी एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करवाती है, 10 बिल्स को एक ही दिन में पास करा के और उन्हें फिर से गवर्नर के पास भेजती है। गवर्नर फिर से इन 10 बिल्स को प्रेसिडेंट के पास पार्क करा देते, रिजर्व करा देते रिकंसिडरेशन के लिए, और कोई एक्शन नहीं लेते। इन सारी चीजों से तंग आते हुए स्टेट गवर्नमेंट फाइनली इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचती है और ये कहती है कि गवर्नर का ये जो इन एक्शन है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लेजिस्लेटिव मशीनरी को स्लो डाउन करता है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर स्टैंड लेते हुए इस प्रॉब्लम के कुछ सोल्यूशन निकाले। पहला, कोर्ट ने कहा कि गवर्नर पे जो डिले था, ये जो इनएक्शन था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। दूसरा, बहुत ही यूनिक चीज कही, कोर्ट ने कहा कि वो 10 बिल्स जो बहुत टाइम से पेंडिंग चले आ रहे हैं, आर्टिकल 142 के अंदर ये डीम कर लिया जाएगा कि उन 10 बिल्स को गवर्नर का असेंट मिल चुका है और वो 10 बिल्स अब एक्ट बन चुके हैं। तीसरा, पहली बार कोर्ट ने गवर्नर के एक्शंस के लिए एक टाइमलाइन बनाई। आपको याद है, जब हम आर्टिकल 200 के बारे में पढ़ रहे थे, हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेचर बिल बना के गवर्नर के पास भेज सकती है असेंट के लिए। अब गवर्नर के पास ये पावर है कि वो असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं और फिर से उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अब दूसरी बार जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास आए, उन्होंने रिकंसिडर कर लिया और उसे वापस से भेजा गया है गवर्नर के पास, तो आती है हमारी पहली टाइमलाइन, जिसमें ये कहा गया है कि जब गवर्नर के पास दूसरी बार बिल आता है, तब उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर एक्शन लेना होता है। दूसरा सिनारियो, जब गवर्नर विदहोल्ड कर लेता है असेंट या प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करा लेता है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो अगेन 1 महीने के अंदर डिसीजन लेना होता है। तीसरा, अगर गवर्नर विदहोल्ड कर लेता है या प्रेसिडेंट के पास बिल को रिजर्व करा लेता है विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो मैक्सिमम 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो इस केस में कोर्ट ने कही वो ये कि आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर या पॉकेट वीटो पावर अवेलेबल नहीं है। इन दोनों का क्या मतलब होता है, समझते हैं। तो आर्टिकल 200 ना सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ बात करता है कि आपको डिसीजन फटाफट लेना है या फिर प्रॉपर टाइम के साथ लेना है। तो एब्सोल्यूट वीटो पावर का मतलब ये होता है कि लेजिस्लेचर ने अगर बिल पास कर दिया और आपको भेजा है असेंट के लिए, लेकिन आप असेंट विदहोल्ड ही करके रखे हुए हो, कोई रीजन नहीं दे रहे हो, कुछ डिसीजन ले रहे हो, आप उसे एक्ट बनना ही नहीं देना चाहते, तो ये पावर अवेलेबल नहीं है गवर्नर के पास। दूसरा हो गया पॉकेट वीटो। लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, आपको भेजा असेंट के लिए, लेकिन आप उसे अपने पॉकेट में रख के भूल चुके 10 रुपए के नोट की तरह, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, एकदम इनडेफिनिट पीरियड के लिए छोड़ दिया, तो ये हो गया पॉकेट वीटो। ये भी गवर्नर के पास अवेलेबल नहीं है। अब एक फीचर जो इस जजमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है वो ये कि अब ना गवर्नर को रीजन असाइन करना पड़ेगा डिले के लिए। एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। अगर वो अपनी मनमानी से डिले कर रहे हैं तो फिर उनके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट मेक्स दिस केस वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एडिशनल फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, इस केस के आने के 1 महीने के अंदर ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 14 क्वेश्चंस भेजे सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये टाइमलाइन जो गवर्नर पे अप्लाई हो रही, क्या यही टाइमलाइन प्रेसिडेंट पे भी अप्लाई होगी या नहीं। एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल रिस्पॉन्स नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस भेजी है डिटेल डिस्कशन के लिए। We'll see what happens। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 2025 के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का एक केस कवर किया। अब आगे और बहुत सारे केसेस हमको इसी तरीके से आसान भाषा में समझते रहने, उससे अपडेटेड रहने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल राइट बैक टू यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला हो। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.